हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, यानी कि 5 क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। अब 5 to 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही अच्छे, इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा और ये सारी चीजें आप यहाँ से क्लियर करते चलेंगे टॉपिक से रिलेटेड, तो आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ टीचर इन अ पर्टिकुलर कॉलेज असाइन परसेंटाइल रैंक टू इंडिकेट हिज हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन यूनिट टेस्ट कंडक्टेड। यानी कि कहता है कि टीचर ने असाइन किया है परसेंटाइल रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ऐसे असाइन किया है बच्चों को, तो वो कौन सा टेस्ट होगा? तो समेटिव टेस्ट कैसा होता है? जो कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एंड ऑफ द सेमेस्टर नहीं कह रहा है, ये कह रहा है यूनिट टेस्ट है, तो समेटिव टेस्ट नहीं होगा। फॉर्मेटिव कब होता है? जब ड्यूरिंग दी क्लासेस होती है, क्लासेस के टाइम पे अगर हम टेस्ट ले रहे हैं, तो ये क्लास के टाइम पे होता है, तो फॉर्मेटिव भी नहीं होगा। अब आती है बात क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस की, तो इसको समझ लीजिए, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है। तो कंपैरिजन ऑफ ए स्टूडेंट इज पॉसिबल विद अदर स्टूडेंट और अ ग्रुप टू नो द रिलेटिव रैंक और पोजीशन। रिलेटिव रैंक पोजीशन आपकी पता चलती है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन में। क्राइटेरिया रेफरेंस में कैसा होता है कि स्टूडेंट ओनली स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट कैन बी डिफाइंड रिलेशन और लर्निंग टास्क। मतलब जैसे कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो वहां का क्राइटेरिया क्या होगा कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए और 55% मार्क्स एटलीस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इस तरीके का क्राइटेरिया हो सकता है कि कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए। तो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कि जहाँ पे हम फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक असाइन कर सकते हैं, उसको नॉर्म रेफरेंस कहेंगे, ठीक है। पोजीशन और रैंक बता सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्म रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? The view of teaching learning situation may be characterized to fall on the continuum ranging from memory level to reflective level was advanced by। ये कहता है कि मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, जैसे हमने पढ़ा था ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, इन तीनों को ही किसने जो है इसका एडवांस वर्जन दिया, किसने इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की, ठीक है। तो ये सब ये तो हमको पता है कि हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल, मॉरिसन ने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल, हंट ने दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए, ये बातें तो हर कोई बता देता है, सभी टीचर आपको सिखा दिया, पर एग्जाम में क्या पूछ लिया, इसका एडवांस वर्जन क्या आएगा। अब ये बात आती है समझने वाली कि मॉरिस एल बिगे ने दिया था, जो कि टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में बी क्लासिफाइड ऑन कॉन्टिनम विच रेंज फ्रॉम थॉटफुल टू थॉटलेस ऑपरेशन। ये दिया था मॉरिस एल बिगे ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिस एल बिगे जी ने दिया था। और बीएफ स्किनर ने क्या दिया था? बीएफ स्किनर मैंने आपको पढ़ाया है, और जिसको जिसको भी याद है फटाफट से अपनी मेमोरी दिखाइए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि बीएफ स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता? Which of the following support material of learning used to procedure of program instructional technology based on Skinner and Coward principle? ये कह रहा है कि कौन सा स्टडी मटेरियल, कौन से टाइप का स्टडी मटेरियल यूज किया जाए अकॉर्डिंग टू द यूएस एंड कॉर्डर। मतलब दो थिंकर हैं, स्किनर और कॉर्डर, इनके हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ब्रांचिंग प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्राम, स्पेशल प्रिपेयर्ड सप्लीमेंटेड एंड लेक्चर आउटलाइन। तो ये इतनी सारी चीजें, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं बता दूं कि बीएफ स्किनर ने लीनियर वाला दिया है और ब्रांचिंग का कॉवर्ड ने दिया हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं लीनियर प्रोग्राम में क्या होता है। पहली बात तो ये दिया किसने? बीएफ स्किनर ने। ब्रांचिंग दिया है कॉवर्ड ने। बीएफ स्किनर ने ये जो उसकी थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसी में इन्होंने बताया था कि इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इट टेल अस अ सर्टेन डायरेक्शन कैन बी गिवन द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया। फॉर दिस पर्पस एक्टिविटीज आर नीडेड टू बी डिवाइड इनटू द स्मॉल पार्ट्स एंड मेक देयर एनालिसिस। कह रहा है कि जो भी चीजें हैं उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और जिससे कि हम उनको प्रॉपर अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और फिर उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो ये हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग। अब ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग दी थी नॉर्मन सी कॉर्डर ने
इज इन्होंने क्या था, प्रोपोनेंट ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, इट वाज बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनकी कोई थ्योरी थी, जैसे इनकी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो वैसे इनकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ लर्निंग, वहां पे बताया था। इट इज स्टिमुलस सेंटर अप्रोच, यहाँ पे स्टिमुलस सेंटर जो स्टिमुलस है उसके ऊपर फोकस करना है और काम करते जाना है। सो ब्रांचिंग एंड लीनियर, जो कि आपका ऑप्शन 2 और 3 में है, आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ, ये आपका हो गया, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग है इसमें से हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। मेमोरी में क्या होता है, हमको जो है रट्टू तोता बता दिया जाता है, मतलब चीजों को बस रिकॉल करना जो सब बताया गया, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरीके से रटा दिया जाता है। टेबल होता है उसको रटना होता है, तो वो होता है मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, रिकॉल के साथ साथ चीजों को समझते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट्स अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को भी रख सके, वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, टीचर का रोल प्ले बहुत कम हो जाता है और बहुत ज्यादा रोल किसका होता है, स्टूडेंट का। वो अपने थॉट प्रोसेस, मतलब बहुत सोचना समझना, वो सारी चीजें होती हैं। तो हमें इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग वाला, जहाँ पे हम रटना कम है, समझना ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए द टीचर टास्क द initiative in organizing the subject matter, in structuring the various unit and controlling the practice taken up by the student. ठीक है, it is basically devoted helping student in seeing the relationship and tools use of a fact. तो देखिए जब भी रिलेशनशिप वाला आ जाएगा वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा। इट इज डायरेक्ट एट प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेटिव मैनर। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होता ही है। इट एम्ड एट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड आइडिया एंड फैक्ट्स। तो ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी होता है, आइडिया एंड फैक्ट्स भी होता है। ठीक है, तो ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाएगा। द पर्पस इज टू प्रमोट ऑटोनॉमी एंड लर्निंग प्रपोजल ऑफ द सेल्फ रेगुलेशन। तो ये तो ऑटोनॉमस लेवल में चला गया ना, यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सा हो गया, एक तो आपको 2 मिल गया, एक आपको 4 मिल गया। तो 2 और 4 ऑप्शन बी में है। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात आप देखिए, पहले आप सारे ऑप्शन को पढ़िए। देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो भी ठीक है, कोई खराब नहीं है। इट इज अ डायरेक्ट प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कोलैबोरेटिव मैनर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करते हैं, बट आपको और देखना है कि इसमें से कौन सा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप वाला जब भी आएगा तो ये हमेशा अंडरस्टैंडिंग में जाता है। कंसेप्चुअलाइजेशन है तो ये भी अंडरस्टैंडिंग में ही जाएगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आइडिया एंड फैक्ट्स लिखा हुआ है, तो देखिए आपको मैंने रेगुलर क्लासेस में एक फिगर बताया था, ये होता है मेमोरी लेवल, फिर यहाँ पर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और फिर उसके बाहर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आइडियाज फैक्ट्स को छोड़ देते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए आइडिया और फैक्ट्स लिख गया तो कोई गलत नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपकी होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। सो 2 और 4 ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ यूनिवर्सिटी टीचर, ये देखिए आपका 5th क्वेश्चन है। अ यूनिवर्सिटी टीचर एडमिनिस्टर्स सेल्फ मेड टेस्ट सबमिटिव इवैल्यूएशन। सेल्फ मेड टेस्ट वो खुद बनाता है और सबमिटिव इवैल्यूएशन करता है अपने स्टूडेंट का। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इज फाउंड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड। अब क्या हुआ कि जो बच्चे, उसने खुद टेस्ट बनाया और बच्चों से टेस्ट लिया, अब जो आंसर आया उस मतलब जो रिजल्ट आया उसमें क्या तो पता क्या चलता है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, अब स्क्यूनेस आपको पता है या नहीं इसको समझ लीजिए। तो देखिए एक तो होता है आपका नॉर्मल कर्व, इस तरीके का एक कर्व बनता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल कर्व, यानी कि इस कर्व में आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, मार्क्स है। ठीक है, और इधर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ये अगर ये सेंटर में आ रहा है, यानी कि लगभग जो है 50% बच्चे के मार्क्स, मतलब मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स जो है ज्यादातर, क्योंकि इधर है तो ये पीक कहाँ पर आ रहा है कि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स जो है वो 50% के रेंज में आए हुए हैं, जो कि एक तरीके से ठीक है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं, नॉर्मल टेस्ट है। ठीक है, ऐसा आपको मानना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि ये पॉजिटिव स्क्यूड और निगेटिव स्क्यूड क्या होता है। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब क्या हुआ
कि ये जो नॉर्मल कर्व था जिसको ऐसे आना था वो ऐसे ना आकर के ऐसे आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव स्क्यूड में जो पीक होता है, ये जो पीक होता है, ये जहां पे भी पीक आएगा इसको हमेशा इस पीक को ही मॉड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मॉड बोलेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर क्या है, इस डायरेक्शन में मार्क्स है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इस जगह पे मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और अगर इधर 0 है तो ये नंबर लाइन हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसे बढ़े आगे तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि लगभग मतलब यहाँ पर जिन बच्चों की मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कैसे आए, कम आए हैं ना, जितना इधर होता, जितना ये वाला मॉड इस तरफ होता, मतलब जैसे अगर नेगेटिव स्क्यूड हो जाए, जितना पीछे की ओर होता नंबर लाइन में उतने ज्यादा नंबर मिलते बच्चों को। तो पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को मार्क्स कैसे मिले हैं, मार्क्स मिले हैं लेस, और अगर कम मार्क्स मिले हैं तो टेस्ट कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है। ये देखिए समझिएगा, इस तरफ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रिपीट भी होते हैं। तो इधर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इस तरफ क्या है, मार्क्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ज्यादातर बच्चों को ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कम मार्क्स मिले हैं, तो ये कैसा हो गया, डिफिकल्ट हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, क्लास में बच्चे कितने ज्यादा हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 50 है, 100 है, 150 है, कितने हैं। तो यहाँ पर आती है ये नंबर लाइन, यहाँ पर आता है मार्क्स उनके। अब इधर क्या आ रहा है, मार्क्स इधर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे आ रहा है, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स लगभग समझ लीजिए यहाँ पे 80 90 के करीब गया होगा, और यहाँ पे हाई ज्यादातर बच्चों के मतलब ज्यादातर बच्चों के मार्क्स, यहाँ पे पता चल रहा है ज्यादातर बच्चों के मार्क्स जो है 30 और 40 के रेंज में आ रहे हैं, मतलब टेस्ट जो है वो डिफिकल्ट था। तो आंसर क्या हम निकालेंगे कि जो टेस्ट है वो डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको आई होप कि ये 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए थे, और फिर से आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर किए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।